गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गूगल कंपनी भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 15 अरब अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये ऐसे समय में जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति कभी टैरिफ विवाद, कभी H1B वीज़ा विवाद, कभी भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई खत्म कराने आर्बिट्रेशन को लेकर अनावश्यक जो विवाद क्रिएट किया गया है, उसके दरमियान अगर भारत में गूगल कंपनी 15 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रही है तो निश्चित रूप से यह सिद्ध करता है, साबित करता है कि गूगल कंपनी भारत के महत्व को समझ रही है। गूगल कंपनी के मुताबिक अमेरिका के बाद यह दुनिया में इस कंपनी के द्वारा किया गया दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि गूगल अमेरिका की ही कंपनी है तो वहाँ पर इस कंपनी ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया हो उसके बाद पूरे दुनिया में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट गूगल कंपनी ने कहीं और नहीं किया है। तो निश्चित रूप से गूगल कंपनी के लिए भारत महत्वपूर्ण प्लेयर है और इसलिए इस तरह का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया जा रहा है। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भारत को वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्थापित करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। क्योंकि भारत भी इस फील्ड में एक ग्लोबल प्लेयर बनना चाहता है और भारत के पास अपॉर्चुनिटी भी है, मौका भी है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट के आधार पर वो क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आधारभूत संरचना है उसके विकास में ये आगे बढ़े और पूरे दुनिया के एक वैश्विक विकल्प के रूप में, एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में वो उभरने का प्रयास करे। एक्चुअली यहाँ पर विशाखापत्तनम में गूगल हब्स डेवलप किया जाएगा और इसके अंतर्गत 3 बड़ी परियोजनाओं यानी 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। सबसे पहला जो है वो है गीगावाट स्केल कंप्यूटिंग पावर डेवलप किया जाएगा। ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्च इंजन यानी उसके ब्रेन के रूप में काम करेगा। दूसरा है कि इंटरनेशनल सी केबल गेटवे को यहाँ डेवलप किया जाएगा। देखिए, दुनिया भर के जो इंटरनेट का ट्रैफिक होता है वो इन केबल्स के माध्यम से, समुद्र के रास्तों से इनको ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये ग्लोबल केबल हब या गेटवे के रूप में भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। तीसरा है यहाँ पर क्लीन एनर्जी और ट्रांसमिशन लाइन भी डेवलप किया जाएगा। देखिए, जो डाटा सेंटर होता है वहाँ पर बहुत अधिक एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है और आज के समय में क्लीन एनर्जी का डिमांड है। तो यहाँ पर क्लीन एनर्जी और ट्रांसमिशन लाइन को भी डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। यह परियोजना गूगल के 12 देशों में अभी वर्तमान में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डाटा सेंटर हैं उनके नेटवर्क से जुड़ जाएगा। यानी भारत में विशाखापत्तनम में जो गूगल का AI हब बनेगा वो बाकी दुनिया के 12 देशों में जहां ऑलरेडी गूगल का AI हब नेटवर्क है उससे इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि भारत का जो पूर्वी तट है, ईस्टर्न कोस्ट, वहाँ पर समुद्री केबल के लैंडिंग स्टेशन को भी डेवलप किया जाएगा और वर्तमान में मुंबई और चेन्नई जहाँ पर ये केबल नेटवर्क जुड़े हुए हैं तो मौजूदा जो डिजिटल नेटवर्क है उसको भी मजबूत करेगा। और निश्चित रूप से जैसे देखिए ये विशाखापत्तनम का एरिया है तो यहाँ पर ये डेवलप किया जा रहा है। इसके पहले चेन्नई में और ये महाराष्ट्र के मुंबई में यहाँ पर ये नेटवर्क जो था सी केबल का वो आकर पूरे दुनिया से मिलता था। तो अब ये विशाखापत्तनम में भी इसको गूगल कंपनी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इससे रोजगार सृजन में भी काफ़ी मदद मिलेगी और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री श्री चंद्राबाबू नायडू के द्वारा ये बतलाया गया है कि इससे 1,88,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार सृजन की संभावना है। यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार इस माध्यम से क्रिएट हो सकते हैं। दरअसल यहाँ पर जो रोजगार सृजन होगा वो ढांचागत विकास यानी एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा या ऑपरेशन नेटवर्क है या क्लीन एनर्जी जो स्वच्छ ऊर्जा डेवलप करने के लिए प्लांट लगाए जाएंगे, इन सब में 1,88,000 से अधिक जॉब क्रिएशन की संभावना है। भारत में AI क्लाउड इंटरनेट आधारित सेवाओं की गुणवत्ता और रफ्तार बढ़ने की संभावना है और अगर इस तरह की संभावना होती है तो उससे जो कॉमन पर्सन है उसके साथ स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है, IT कंपनियां जो अभी भारत में काम कर रही हैं और इन सब के साथ जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी संस्थाएं हैं,
उनको भी इससे भविष्य में काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है। गूगल के अतिरिक्त अन्य कंपनियों ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का घोषणा किया है, जैसे जो अमेजन वेब सर्विस है, जो भारत में गुड्स डिलीवरी के साथ साथ बहुत तरह की ये इंटरनेट बेस्ड सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो वो 2030 तक भारत में क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में $12.3 बिलियन का को इन्वेस्ट करने का इन लोगों ने भी, इस कंपनी ने भी घोषणा किया है। उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी 3 अरब यूएसडी यानी 3 अरब अमेरिकी डॉलर इन्वेस्ट करने का ये घोषणा किया है। अगर सरकार की माने तो जो उद्योग मंत्रालय है उसका मानना है कि 2027 तक, बहुत दूर नहीं, आने वाले 3-4 वर्षों में ही 2027 तक डाटा सेंटर इंडस्ट्री में $100 बिलियन यानी 100 अरब अमेरिकी डॉलर इन्वेस्ट करने की संभावना है। यहाँ पर सरकार का मानना है कि 2027 तक $100 बिलियन से अधिक की राशि सिर्फ डाटा सेंटर इंडस्ट्री जो उद्योग हैं उसमें इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है। सरकार ये भी बतलाती है कि 2019 से 24 के दरमियान $60 अरब से अधिक का इन्वेस्टमेंट भारत में आकर्षित हुआ है। और मोस्टली ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भारत के 2 स्टेट्स महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ये जो 2 स्टेट हैं यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हुआ था। और इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो विशाखापत्तनम यानी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में हो रहा है। भारत में इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर असेंबली और डिस्प्ले निर्माण यानी जो टेलीविज़न के डिस्प्ले होते हैं उसके भी निर्माण में काफ़ी अधिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। साथ ही साथ जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और अन्य उद्योग हैं वो भी भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को डेवलप करने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भारत सिर्फ बाजार ही नहीं है बल्कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एज है, जो युग है, इसमें प्रोडक्शन और इनोवेशन का केंद्र भी धीरे धीरे बनता जा रहा है। इस तरह का इन्वेस्टमेंट जो है दुनिया के कई देशों में पहले हो चुका है और निश्चित रूप से उस इन्वेस्टमेंट का उन सभी देशों में बड़ा सकारात्मक असर रहा है। जैसे पूर्व में आयरलैंड और सिंगापुर में इस तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ था और इन दोनों ही देशों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपमेंट प्लस वहाँ पर रोजगार सृजन में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इन डाटा सेंटर्स का काफ़ी रोल रहा है। आयरलैंड में ये डाटा हब बनने के कारण जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ, आज के डेट में आयरलैंड को यूरोप का डाटा हब कहा जाता है। और इससे एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, साथ ही साथ वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिल सका, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी काफ़ी यहाँ पर मदद मिला है। डाटा सेंटर निर्माण में एक समस्या है और वो समस्या क्या है कि डाटा सेंटर को ऑपरेट करने में बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी मैसिव एनर्जी रिक्वायरमेंट यहाँ पर होता है। और किसी भी प्रकार से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ टरबाइन को रोटेट कराकर घुमाने के लिए वहाँ पर वाटर वेपर के माध्यम से रोटेट कराया जाता है और उसमें बहुत अधिक वाटर का भी कंजम्पशन होता है। तो वाटर डिप्लीशन यानी जल की उपलब्धता कम होने का भी वहाँ पर समस्या रहता है। बहुत सारे ऐसे देश जहाँ पर पानी की कमी है तो वहाँ पर अगर बहुत अधिक पानी का दोहन होता है, उसका अगर ओवर यूटिलाइजेशन होता है तो इसका इन्वायरमेंट पर भी यानी पर्यावरण पर भी नकारात्मक असर देखा जा सकता है। तो इन सब के कारण हुआ क्या है कि आयरलैंड और सिंगापुर, ये जो 2 देश हैं जहाँ शुरुआत में इस तरह का डाटा सेंटर बनाया गया था, यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा इसका काफ़ी अधिक विरोध भी हुआ है। और इसी के कारण अभी सिंगापुर ने जो नए डाटा सेंटर जो बन सकते थे उसके निर्माण पर अभी फिलवक्त रोक लगा दिया है, फिलहाल रोक लगा दिया है। और इसका लाभ कई ऐसे देश हैं जो लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी जो ये दोनों देश हैं, जो आयरलैंड है और सिंगापुर है, वहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको फिलहाल रोका गया है और इन दोनों को ही रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोडक्शन, उत्पादन और स्टोरेज यानी भंडारण से जोड़ा जा रहा है। यानी कि पहले जो थर्मल पावर प्लांट थे
उनको धीरे धीरे रिप्लेस करने का प्रयास किया जा रहा है। और वहाँ पर जो नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसमें सोलर एनर्जी हो सकता है, विंड एनर्जी हो सकता है, उन सब के यूटिलाइजेशन पर ध्यान दिया जा रहा है कि उसके माध्यम से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी और ये फिर डाटा सेंटर्स ऑपरेट करेंगे। इन सभी वजहों से स्वीडन और फिनलैंड, ये दोनों जो कंट्री हैं, ये नॉर्डिक कंट्री कहलाते हैं। तो ये जो नॉर्डिक देश हैं, या इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहते हैं, यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा बहुतायत में उपलब्ध है और साथ ही साथ यहाँ का मौसम जो है वो भी काफ़ी ठंडा है। तो अपने मौसम के लिहाज से और जो स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी यहाँ अवेलेबल है, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने डाटा सेंटर्स निर्माण को अपने तरफ आकर्षित किया है। तो ये सारी परिस्थिति को देखते हुए भारत भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा है, प्रयास कर रहा है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि गूगल कंपनी, जो यूएसए की यूएसए की एक बड़ी कंपनी है, और यूएसए के बाहर अपना सबसे बड़ा वो एआई हब विकसित करना चाह रही है, जिसके लिए उसने भारत को चुना है। और वैसे समय में जब अमेरिकी प्रशासन, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, वो वहाँ की कंपनियों को, यानी गूगल, अमेजन जैसी जो कंपनियां हैं, वहाँ बाहरी निवेश को लेकर बहुत सकारात्मक रवैया नहीं रखती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर गूगल वहाँ भारत में इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? तो देखिए, कोई भी कंपनी है वो चैरिटी नहीं कर रही है। निश्चित रूप से भारत से इन कंपनियों ने काफ़ी कमाई की है और कमाई करने की संभावना है, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में इन सब ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है डिजिटल इकोसिस्टम। भारत का जो डिजिटल इकोसिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, बहुत बड़ा मार्केट है, और गूगल कंपनी जो है वो प्रति वर्ष भारत में लगभग 10 से 15 बिलियन डॉलर की कमाई भी कर रही है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी राशि है जो यहाँ पर वो कमा रही है। साथ ही साथ जो अमेरिका में H1B वीज़ा का विवाद शुरू हुआ है, तो इसके कारण भी जो गूगल और ये बड़ी कंपनियां हैं, इनके ऊपर दबाव है कि भारत में वो रोजगार मुहैया कराए, वो या अपना वो GCC, जिसको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहते हैं, वो डेवलप करे। तो इन सब को देखते हुए भारत में इस कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। गूगल कंपनी का ये भी कहना है कि यह निवेश अगले दौर के भारत अमेरिकी तकनीकी सहयोग, यानी इंडिया US टेक्नोलॉजी जो कोऑपरेशन है, उसकी नींव रखने में सक्षम है, और इससे अंततः USA की GDP को ही लाभ मिलेगा। यानी अगर गूगल कंपनी भारत में अपना गूगल हब बनाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, तो अंततः यहाँ से जो इनकम होगा वो अमेरिका के GDP को लाभ पहुँचाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए, खासकर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसके कई अपडेट्स आएंगे। उन सभी अपडेट्स से मैं आप सभी को अवगत कराऊंगा, और इस पर जो मुख्य परीक्षाओं में प्रश्न बनाए जा सकते हैं उनका भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक करने के साथ साथ इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करने का और शेयर करने का भी आप कष्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।